हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लाइसिंग साइंस। आज हम बात करने वाले हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के ऊपर ही बेस हैं, जो कि चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी क्लास 9 का। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस ना केवल स्कूल के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ पर साइंस पूछी जाती है वहाँ पर ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यहाँ हम ध्यान देंगे कि यहाँ पूछा गया है लाइफ की स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर तो हम इसका आंसर देते एटम, लेकिन क्योंकि लाइफ के बारे में बात की गई है तो इसका आंसर हो जाएगा सेल। अब एटम क्या होता है? एटम हर कोई चीज़ हमारे आसपास जो हम देखते हैं, कोई भी चीज़ वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स का ही नाम है एटम। अगर हम एग्जाम्पल लें एक दीवार का, जो दीवार ईंटों से मिलकर बनी हुई है, अगर एक ईंट हम यहाँ से उठा लें तो ये एक ईंट, इसी को बोला जाएगा एटम। तो इन एटम्स से मिलकर बनी हुई है ये पूरी की पूरी दीवार। अगर हम इस एनालॉजी को बताएं तो ये जो दीवार है इसे बोला जाएगा मॉलिक्यूल्स। कोई भी चीज़ बनी है, इन मॉलिक्यूल से आगे पूरा का पूरा घर बनेगा, हाउस बनेगा। ये हाउस मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है और मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना हुआ है। अगर हम एग्जांपल देखें एटम का, तो एटम हाइड्रोजन एटम भी होता है, ऑक्सीजन एटम भी होता है। लेकिन जब ये हाइड्रोजन के 2 एटम मिल जाएं और एक ऑक्सीजन का एटम मिल जाए तो एक मॉलिक्यूल बनाता है H2O, जिसे हम वाटर बोलते हैं। तो इस हिसाब से हम देखें कि एटम मॉलिक्यूल से भी छोटा है, तो पहले नंबर पे आ जाएगा एटम, इसके बाद एटम से मिलकर बनेगा मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर ये मॉलिक्यूल दोनों तरह के होते हैं, ये लिविंग थिंग्स भी बनाते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स बनाते हैं। अगर हम यहाँ पर प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक के भी छोटे छोटे टुकड़े होंगे ना, छोटे छोटे टुकड़े होंगे, उन छोटे छोटे बिल्कुल सबसे छोटे टुकड़े को बोलेंगे एटम। उन जो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर जो प्लास्टिक की जो लेयर बनने लग रही हैं उन्हें बोलेंगे मॉलिक्यूल्स, और जो पूरी की पूरी शीट बन गई उसे बोलेंगे प्लास्टिक की शीट। लेकिन यहाँ पर हम अगर लिविंग थिंग्स की बात करें तो लिविंग थिंग्स भी बनती हैं मॉलिक्यूल्स से। अब मॉलिक्यूल्स में अगर हम एग्जाम्पल लें प्रोटीन्स का और लिपिड्स का, तो हमें पता है कि प्रोटीन्स और लिपिड्स क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? ये होती है लिविंग थिंग। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने बनाई? मॉलिक्यूल से मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी। अब इसके अलावा जो हम सेल के अंदर दूसरे ऑर्गेनल्स देखते हैं, दूसरे ऑर्गेनल्स का मतलब जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं, प्लास्टिड्स देखते हैं, और इसके अलावा हम राइबोसोम देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं, साइटोप्लाज्म देखते हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनल्स भी मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। अब ऑर्गेनल्स के बाद में और जो मेम्ब्रेन को मिलाकर क्या बन जाती है? सेल। क्योंकि हमें पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, तो लाइफ कहाँ से शुरू हुई है? लाइफ शुरू हुई है सेल से, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेल। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है हु डिस्कवर्ड सेल, सेल को किसने डिस्कवर किया? अगर हम बात करें सी और डी ऑप्शन की, तो इसमें जो स्लाइडन और श्वान है, इसमें हमने पढ़ा था कि इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। दूसरा इन्होंने बताया था कि द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तीसरा बताया था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जितनी भी सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर बनी होती हैं। इनके अलावा अगर हम बात करें एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक की, तो इन्होंने क्या किया था? इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी। इसमें इन्होंने डिस्कवर किया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले, जैसे कि बैक्टीरिया। और रॉबर्ट हुक, इन्होंने 1665 में सेल का आविष्कार किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। इनके अलावा अगर हम बात करें कि एटम के बारे में किसने सबसे पहले बताया था, तो वैसे तो एंशियंट टाइम में तो जो नाम आज आता है वो आता है डेमोक्राइटस का। डेमोक्राइटस ने बता दिया था सबसे पहले कि सबसे छोटी जो यूनिट होगी जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता वो एटम है। एटमॉस बोला था उसने उस टाइम पे। लेकिन अगर हम मॉडर्न केमिस्ट्री की बात करें तो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, उनको इनका जनक माना जाता है मॉडर्न केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में। जे थॉमसन कौन थे?
जे थॉमसन की अगर कोई बात पूछ ले तो आप बताएंगे कि जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन से? जो एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। इनका जो डिस्कवरी की थी वो की थी जे थॉमसन ने, ये की थी 1897 में। इसके अलावा अगर कोई पूछे तो इस न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था, तो इसको डिस्कवर का जो श्रेय जाता है वो जाता है रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड इन्होंने किया था 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। हमने बात की थी, अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल कुछ इस तरह से बनाई जाती है। इसके अंदर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर है सेल वॉल, ये सेल वॉल है और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने ये भी देखा था कि एग्जांपल लिया था मेट्रो का, कि मेट्रो के गेट होते हैं, एक बाहर मेन गेट है, उसके बाद में यहाँ से हम एंट्री करके अंदर पहुँचते हैं, अंदर जाके सिक्योरिटी चेक होता है, सिक्योरिटी चेक करने के बाद में कुछ ही सिलेक्टेड लोगों को अंदर एंट्री की जाती है। कैसे देखा जाता है? यहाँ पर जहाँ पर एंट्री गेट होते हैं इसके अंदर, तो पहले यहाँ पर हमें अपना मेट्रो का कार्ड दिखाना पड़ता है या फिर मेट्रो की टिकट दिखाएंगे। जिनके पास में मेट्रो कार्ड या मेट्रो टिकट होगी उनको ही इसके अंदर एंट्री दी जाती है। इस प्रकार इस जगह को बोला गया था कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। लेकिन जो बाहर मेन गेट है वहाँ पर आपके पास टिकट है या नहीं है, आप अपने दोस्त को छोड़ने के लिए आए हैं, तो भी आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो इस मेम्ब्रेन को बोला गया कि ये परमिएबल है, परमिशन है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कुछ ही लोग अंदर जा सकते हैं जिसके लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया बताया गया, यहाँ पर इसे बोला गया सिलेक्टिवली परमिएबल। तो जो सेल वॉल है, सेल वॉल परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जबकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो होती है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल बहुत ही आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कहाँ से पावर मिलती है? वो मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया है। न्यूक्लियस को हेडक्वार्टर बोला जाता है, ब्रेन कहा जाता है, जहाँ से सब ऑर्गेनल्स को इसकी इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपको कौन सा काम क्या करना है और कैसे करना है और कब करना है। राइबोसोम का काम हम आगे देखेंगे, गोल्जी अपैरेटस का काम भी हम आगे देखने वाले हैं। अब बताएं कि व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच ए सेल टेक्स इन, नॉट टेक्स आउट, टेक्स इन मटेरियल बाय इनगल्फिंग इट। एक्सोसाइटोसिस, ओस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस या फिर डिफ्यूजन। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लो कोई ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू अगर कोई चीज़ अंदर आती है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे। अब हम अगर डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन और ओस्मोसिस कुछ इसी तरह का काम करने वाले हैं, लेकिन क्या ये इसका आंसर है? अभी देखेंगे। जो डिफ्यूजन है जो और ओस्मोसिस है, ये दोनों ही पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा बाहर से एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मान लो एक तरफ हाई प्रेशर ऑफ वाटर है और दूसरी तरफ लो प्रेशर है, तो बिना किसी एनर्जी लगाए ये अपने आप ऑटोमेटिक इसकी तरफ बहने लग जाएगा। तो ये ओस्मोसिस का उदाहरण हो गया। अगर हम गैसेस की बात करें, CO2 और O2 की बात करें, तो हमें भी पता है कि अगर CO2 बाहर ज़्यादा होगी और अंदर कम हो जाएगी तो CO2 इस मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर एंटर कर जाएगी। तो इसमें भी CO2 को अंदर लेकर जाने के लिए इस मेम्ब्रेन को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर हम किसी मटेरियल को अंदर लेकर जाएंगे, एनगल्फ करने की बात करेंगे, तो वहाँ पर बात करेंगे एंडोसाइटोसिस की। और एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है? एंडोसाइटोसिस में जैसे मान लो हम एग्जाम्पल लें, अगर अमीबा का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अमीबा का, और यहाँ पर है फूड, तो इस अमीबा को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा। ये अपने आप को इस तरफ बढ़ाएगा, इस तरफ मूवमेंट करेगा। तो इसके बाद में जब ये इसके पास पहुंच जाएगा, जब ये इसके पास पहुंच जाएगा तो ये इसको अपने अंदर एनगल्फ कर लेगा। तो इस प्रोसेस को कहेंगे एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहे जाएंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। जबकि डिफ्यूजन और जो ओस्मोसिस है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्टेशन तो इसमें भी होता है, दोनों में होता है, ओस्मोसिस में भी और डिफ्यूजन में भी। इन दोनों में ट्रांसपोर्ट होता है लेकिन पैसिव होता है। अब एक्सोसाइटोसिस की बात करें तो क्या होगा? अब इसका उल्टा है। एंडोसाइटोसिस के याद करें तो एंडो से याद कर लो एंटर, एंटर करती है, और एक्सो से याद कर लो एग्जिट। इसमें सेल के अंदर से कोई मटेरियल एग्जिट करेगा, मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर जाएगा। वैक्यूल्स के अंदर क्या बताया था कि वो वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर
स्टोर करता है। तो जो स्टोर किया हुआ वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर एक्सपेल भी तो करेगा, तो जो एक्सपेल करेगा जिसके थ्रू, उस प्रोसेस को कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इन ए सेल? राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है सेल के अंदर? सबसे पहले इसकी पोजीशन क्या होती है सेल के अंदर वो देखते हैं। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैं यहाँ बनाऊँ, बीच में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास में यहाँ पर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाऊँ, तो इसके इस पार्ट पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। दूसरा, ये राइबोसोम फ्रीली भी अटैच पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में अलग अलग जगह पर ये पाए जाते हैं। अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करने का। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करेंगे कि जो डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर वो ट्रांसक्रिप्ट कर देता है, एनक्रिप्ट करके भेजता है मैसेज को एमआरएनए के द्वारा, और इसको राइबोसोम को दे देता है। राइबोसोम जो इंस्ट्रक्शन डीएनए ने भेजी थी उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन का सिंथेसिस करके और सेल के अलग अलग ऑर्गन्स के पास में पहुंचा देता है। एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में हमने पीछे क्वेश्चन कर लिया कि एनर्जी प्रोडक्शन का काम कौन करता है? वो करता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा गया है। लिपिड सिंथेसिस का काम कौन करेगा? लिपिड सिंथेसिस का काम करेगा, यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो तरह का होता है। एक होता है रफ, जिस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और दूसरा यहाँ पर होती हैं इसकी सेल्स जो कि स्मूथ होती हैं। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस जगह पर लिपिड का सिंथेसिस होता है। अगला ऑप्शन है डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन का काम कहाँ होता है? वो होता है सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन, जब सेल को डिवाइड करना होता है तो न्यूक्लियस अपने आप को दो भागों में बांट लेता है। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। Which structure in the cell is responsible for packaging and dispatching proteins and lipids? अब प्रोटीन्स और लिपिड्स के बारे में अभी भी बात की हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संदर्भ में। अब हम देखेंगे कि इसको पैकेज और डिस्पैच करने का काम कौन करता है। तो इसको काम करेगा गोल्जी अपैरेटस। राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस, एंडोप्लाज्मिक का रेटिकुलम का काम कि इस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और जो स्मूथ होता है उस पर लिपिड्स का सिंथेसिस होता है, और जो लाइजोसोम है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका आंसर हो गया गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी अपैरेटस का काम क्या है कि जो गोल्जी अपैरेटस सेल में होता है, ये जो इसके पास में प्रोटीन्स और लिपिड्स अलग अलग रास्ते से इनके पास पहुंचते हैं, तो इनको ये पैक करता है। जैसे सामान बन गया है और सामान को पैक करके अब डिलीवर करना है, तो ये डिलीवरी का काम करता है गोल्जी अपैरेटस। द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज, बताएं? साइटोप्लाज्म। जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि पूरे के पूरे सेल के अंदर फैला हुआ है, न्यूक्लियस के और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। विच ऑर्गेनल इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। एक तो पावर हाउस वाला कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, और दूसरा ये सुसाइडल वाला कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लाइजोसोम। लाइजोसोम के अंदर क्या होता है? इसके अंदर पावरफुल एंजाइम्स होते हैं जो काम क्या करते हैं? वैसे तो ये साफ सफाई का काम करते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं, लेकिन कई बार क्लीनिंग ये अपनी सेल की कर जाते हैं। कैसे सेल की कर जाएंगे? कई बार ये जो इसकी मेम्ब्रेन है ये फूट जाती है माल फंक्शनिंग के कारण, जिसके कारण ये जो पावरफुल एंजाइम है ये सेल के साइटोप्लाज्म में भी आ जाता है, और ये दूसरे इसके इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स को भी खा लेता है और अपने आप को भी नष्ट कर देता है, जिसके कारण इसको बोला गया कि ये सुसाइडल बैग ऑफ द सेल होता है। राइबोसोम को हमने पढ़ लिया कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, साइटोप्लाज्म में जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये हेल्प क्या करता है? ये हेल्प करता है जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लिपिड्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसमें अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा, बिल्कुल सूखा होगा, तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो उसमें ये हेल्प करता है साइटोप्लाज्म। तो ये हमारा जो इसका आंसर है वो आंसर हो जाएगा लाइजोसोम। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन जिम्मेवार होता है प्लांट्स के अंदर। राइबोसोम पढ़ लिया, वैक्यूल वेस्ट मटेरियल वगैरह के लिए, आयंस वगैरह के लिए स्टोरेज हाउस होता है ये वैक्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है। हमारा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट इसका आंसर। क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है? क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, किस किस से मिलकर बना होता है? जो सेलुलोज है, सेलुलोज से मिलकर बना होता है सेल वॉल। जो स्टार्च है वो मेनली क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके बाद में जो बाय प्रोडक्ट बनता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? C6
H12O6 बन जाता है, जिसे ग्लूकोज बोलते हैं। बाद में इसको स्टार्च के फॉर्म में जो पौधा है वो स्टोर करके रखता है अमाइलोप्लास्ट में। ये भी एक टाइप का प्लास्टिडी होता है, अमाइलोप्लास्ट। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बना होता है प्रोटीन एंड लिपिड से। तो एक भी ठीक है, दो भी ठीक है, तीन गलत है, चार गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 एंड 2 ओनली। ये क्वेश्चंस अभी जो 11 से लेकर 15 तक मैंने बनाए हुए हैं ये थोड़े से ट्रिकी हैं, ऑप्शंस ट्रिकी हैं, लेकिन क्वेश्चन इजी हैं। इनको आप ध्यान से समझेंगे, डरना नहीं है कि ये ऑप्शंस कैसे दे दिए हैं, बहुत ही आसान होते हैं। अगर हमें इसमें आसानी से पता लग जाए कि सेलुलोज नहीं है, तो सेलुलोज नहीं होने के कारण क्या होगा कि 3 तो नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता। तो अब एक है या फिर ए है या फिर बी है। अब हमें पता है कि प्रोटीन भी होता है और लिपिड भी होता है, तो हम आसानी से ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। तो आपको समझना है कि कैसे हम आंसर तक पहुंचे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज फाउंड इन ए प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए क्वेश्चन देखने में मुश्किल है, लेकिन एक्चुअल में ये मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल होती क्या है और उसके अंदर क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, तब तो ये आसानी से हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में नहीं पता, बस थोड़ा सा ये पता है कि ये यूनिसेलुलर्स के अंदर ही पाई जाती हैं, और दूसरा ये पता है कि यूकैरियोट्स कौन से होते हैं, यूकैरियोट्स का अगर आपको पता लग जाए तो भी आसानी से आप इस आंसर को कर दोगे। अगर आपको ये भी नहीं पता कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूकैरियोटिक क्या होते हैं, बस ये पता है कि इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते, कोई भी ऑर्गेनल ऐसा नहीं पाया जाएगा प्रोकैरियोट्स के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड हो। तो इसमें से देख लो कि कौन सी ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड है। अगर उसको आप माइनस कर दोगे तो आप आंसर तक पहुंच सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया, तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया का पता है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में तो खुद ही कह रखा है कि मेम्ब्रेन है इसके अंदर। तो सबसे पहले अगर हमें पता है कि मेम्ब्रेन बाउंड तो है ही नहीं कोई भी, तो 4 तो वैसे ही कट जाएगा। जैसे ही 4 कटा, हमें अगर 5 का भी नहीं पता, केवल हमें ये पता है कि यहाँ मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, या फिर इसकी जगह पर हम यहाँ पर ये वर्ड भी यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। अगर हमें ये पता लग जाए कि मेम्ब्रेन है इसके अंदर, तो ये हम तुरंत उसको हटा देंगे। तो यहाँ भी 4 है, सी में भी 4 है और डी में भी 4 है। तो ना तो बी है उत्तर, ना सी है, ना डी है। हमें चाहे पता है चाहे नहीं पता, हमें आंसर तक पहुँच चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 2 एंड 3 है। और केवल हमें एक ही चीज़ की पता होना चाहिए कि मेम्ब्रेन बाउंड इसमें नहीं होता, और हमें 4 में दिख गया कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिखा हुआ है। अब अगर हम लिटरली इसके अंदर जाएं तो माइटोकॉन्ड्रिया ये यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, तो ये भी इसके अंदर नहीं मिलता। ट्रियोन्यूक्लियस ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती ही है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रियोन्यूक्लियस नहीं होता है, इसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जो कि फ्रीली फ्लोट करता रहता है। इसी के अंदर क्रोमेटिन होते हैं, धागेनुमा होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं क्रोमेटिन की। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उन्हीं के अंदर डीएनए पाया जाता है। तो एक्चुअल में हमारे यही आंसर हैं 2 एंड 3। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द सेल। सेल के अंदर अगर कोई टॉक्सिफाइंग हार्मफुल सब्सटेंस चला गया तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन सा ऑर्गेनल करता है। अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर को नहीं जानते हैं तो हम इस क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब जो हमें पता है कि ये इसका आंसर नहीं हो सकता, उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, आंसर तक हम और पास में पहुंच जाते हैं। अब हमें पता है कि डिटॉक्सिफाई करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो नहीं करने वाली, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, ये तो सिक्योरिटी का काम कर रही है, तो देख रही है कि भाई कौन चीज़ अंदर जाएगी कौन चीज़ बाहर जाएगी, इसको तो डिफ्यूजन हेल्प करता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये काम नहीं होता है। तो जैसे ही 4 कटा वैसे ही बी और सी भी ऑप्शन हट जाता है। अब हमारे पास में 2 ऑप्शन बच गए। अब हम 50-50 की रेशियो में पहुंच गए हैं। अगर हम इस ऑप्शन के पास जाते हैं तो भी हमारे पास 50% तो चांस हो गए कि भाई हो सकता है ये ठीक हो,
लेकिन हम अभी क्योंकि दो के बीच में कन्फ्यूज़न है तो हम अभी थोड़ा सा और आगे सोचेंगे, हम किसी और ऑप्शन के बारे में सोचने वाले हैं। अब अगला ऑप्शन अगर हम देखें कि गोल्जी अपैरेटस लिखा हुआ है, गोल्जी अपैरेटस का काम हमें पता है कि गोल्जी अपैरेटस का काम तो पैकिंग करने का है, पैकिंग करके मॉडिफाई करके उसको उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का है, डिलीवरी करने का काम है, तो वो भी काम डिटॉक्सीफाइंग करने का नहीं करेगा। तो इस तरह से हमारा 3 भी कट गया। अगर हम 4 की बजाय अगर 3 को ही देखते, खाली 3 को देखते, अगर हम केवल 3 को देखते तो हम क्या देखेंगे, हम देखते हैं कि अगर गोल्जी अपैरेटस नहीं है तो 3 यहाँ भी है, ये कट गया, 3 यहाँ भी है, ये कट गया, 3 यहाँ भी है, ये कट गया, और डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। बिना किसी भी एक्स्ट्रा नॉलेज के हम आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो क्वेश्चन से घबराने की ज़रूरत नहीं है, नहीं देखना है कि क्वेश्चन कितना मुश्किल है। आप ये देखो कि हम ऑप्शन की मदद से क्या क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसमें मैंने ऑप्शन की मदद से ही क्वेश्चन को सोल्व कर दिया कि इसका आंसर ओनली 1 है। यस, ओनली 1 है। अगर हमें पता था कि 4 भी नहीं है तो हम देख लेंगे कि बी भी नहीं है और सी भी नहीं है, ठीक है। और राइबोसोम का काम क्या बताया था, ये तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है, इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो हम देखेंगे कि जो सेल है इसके बीच में न्यूक्लियस है, इसके यहाँ पर पाइपलाइन स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर यहाँ पर तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जिसके अटैच क्या है, राइबोसोम अटैच है। यहाँ पर तो प्रोटीन का सिंथेसिस होकर इसके अंदर चला जाता है, तो ये पाइपलाइन उसमें हेल्प करती है उसके ट्रांसपोर्ट में। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है वो होता है SER का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और यहाँ पर 2 काम होते हैं, एक तो लिपिड का सिंथेसिस होता है, दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम। अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस हमारी सेल के अंदर चला गया तो वो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम ये करेगा। डिटॉक्सिफाई कैसे करेगा, जो ज़्यादा हार्मफुल है उसको लेस हार्मफुल बनाने में काम करता है और हमारी सेल को टॉक्सिफाई, कोई भी मटेरियल आने के बाद में सेल को बचाता है। तो कौन करता है ये काम, ये काम करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक ऑर्गन है हमारे शरीर में जिसे लीवर बोलते हैं, ये लीवर का भी काम डिटॉक्सिफिकेशन का ही होता है। अब डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करता है, जैसे मान लो किसी आदमी ने बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी कंज्यूम करने लग गया है तो थोड़े दिन में हम देखते हैं कि उसका लीवर खराब हो जाता है, क्योंकि लीवर का काम भी क्या होता है, अल्कोहल को भी लेस हार्मफुल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। अब वो इतनी ज़्यादा मेहनत हो जाती है और अल्कोहल की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लीवर उसको डिटॉक्सिफाई कर ही नहीं पाता, जिसके कारण वो सेल धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है। तो अल्कोहल से बिल्कुल स्ट्रिक्टली बचना चाहिए। सेल वॉल फाउंड इन, कहाँ पाई जाती है सेल वॉल, ऐसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में आंसर तक पहुंच गए, हम उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी टैकल करने की कोशिश करेंगे। हमें पता है कि सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है और एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, और हमें ये पता है कि प्लांट सेल में पाई जाती है और हमें नहीं पता कि एनिमल सेल में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती। तो हम इस ऑप्शन को कहेंगे कि हाँ ये ठीक है, और जैसे हमें देखा कि ठीक है तो ए ठीक हो जाएगा और डी ठीक हो जाएगा, लेकिन बी और सी कट गए। तो हमें पता लग जाएगा कि भैया तो ए है आंसर या डी है। तो हम अगर इसके बाद में हमें नहीं भी पता है तो हम गैस भी करेंगे, अगर हम तुक्का भी मारने की कोशिश करेंगे तो ए और डी में से ही लगाएंगे। लेकिन अगर आपको इस बात का पता है कि सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, इसमें तो पाई नहीं जाती एनिमल सेल के अंदर, तो जैसे ही हम 1 को क्रॉस करेंगे तो यहाँ भी हम ए को काट देंगे, बी को भी आंसर नहीं होगा, सी भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों में ही एक है और हमें पता है कि एक तो आंसर होगा ही नहीं। तो हम डायरेक्ट आंसर तक पहुँच गए जिसका आंसर है डी, मतलब प्लांट सेल, बैक्टीरिया और फंजाई में सेल वॉल पाई जाती है। अब लास्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज, लॉन्गेस्ट सेल, इसका आंसर है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स कहाँ होती है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती हैं, हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। क्यों फैली हुई हैं, क्योंकि इनका जो काम है वो हमारा जो स्टिमुलस है, हम जो भी सेंस करते हैं, हमारी जो स्किन सेंस करती है उसको तुरंत ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। इसके जो डेंड्राइट्स हैं वो पूरी बॉडी में फैले हुए हैं स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा और ये ब्रेन तक कनेक्टेड होते हैं। तो नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में। अब अगर हम बात करें कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, तो स्मॉलेस्ट सेल में ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे के पूरे एंटायर जो हम जानते हैं अभी तक हमारी जो स्टडीज हुई हैं उनमें जो सबसे छोटी जो सेल पाई गई वो पाई गई थी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे पहली ही वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी कि सबसे छोटी सेल कौन सी पाई गई, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और सबसे लार्जेस्ट जो सेल पाई गई वो थी ऑस्ट्रिच एग। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्व सेल्स।
तो इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की और उसके साथ हमने कोशिश की कि हम इस लेसन को एक बार रिवाइज करें क्वेश्चंस के थ्रू। इस वीडियो में हमने ये भी देखा कि कैसे हम मुश्किल क्वेश्चंस को एलिमिनेशन के मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और कोई अपनी क्वेरी हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।